हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर। अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड सेकंड सेमेस्टर में जो पेपर 3 है आपका, शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, इसके सुपर 50 एमसीक्यूज हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट आपका ये 4 रहेगा। इससे पहले 3 पार्ट में 50 क्वेश्चन का कलेक्शन हम आपको दे चुके हैं। उन क्लासेस को नहीं देखा है तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। एंड अगर आज आप ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम को टारगेट करते हैं, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए गए हैं, 100% एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। एंड आपको बताते चलें कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहें तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे सेकंड सेमेस्टर में आपके टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं, लाइक जैसे आपका फिजिकल साइंस हो गया है ना, आपका मैथमेटिक्स हो गया, एंड आपका एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया, आपके पास हो सकता है बायोलॉजी हो, है ना। ये जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं आपके, इनके भी नोट्स आपको, इनके प्लस जो आपका कंपलसरी पेपर है टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इन सब के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। बेनिफिट आपको ये रहता है कि हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रहती है। मान लीजिए आपके पास फिजिकल साइंस है टीचिंग सब्जेक्ट, तो उसके शॉर्ट नोट्स मिलेंगे आपको, शॉर्ट नोट्स, एंड जिसको हम वन लीनियर भी कह सकते हैं। एंड आपका क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फुल कंटेंट ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ऑब्जेक्टिव इतने मिलेंगे कि आपको बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। या हो सकता है आपका टीचिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हो, तो मैथमेटिक्स के शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए हैं, ये आपको मिलते हैं, और इनके साथ साथ ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, तो आपको बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अगर आपके पास सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी के नोट्स आपको मिलेंगे। तो इस तरीके के हमारे नोट्स होते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के भी हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए आते हैं पॉइंट पर। एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कहता है निम्न परिभाषा किस शिक्षा विद्वान की है। परिभाषा क्या है? परिभाषा है कि तकनीकी एवं विज्ञान के आविष्कारों और नियमों का शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है, ऐसा कौन कहते हैं। ये स्टेटमेंट किसका है? GOM लीत का है, SP कुलश्रेष्ठ का है, SS कुलकर्णी, या फिर DDC मिश्रा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, राइट में क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड? ये जो स्टेटमेंट है, तकनीक एवं विज्ञान के आविष्कारों और नियमों को शिक्षा की प्रक्रिया में जो प्रयोग है वही तो शैक्षिक तकनीकी है, वही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, ऐसा आपके SS कुलकर्णी कहते हैं। यानी कि ऑप्शन सी जो है वह राइट हो जाता है। क्वेश्चन इज अनुदेशन प्रारूप तकनीकी का कौन सा प्रकार नहीं है। अनुदेशन प्रारूप तकनीकी के प्रकार कौन कौन से हैं वो आपको पता होने चाहिए, तभी आप गलत ढूंढ पाएंगे। प्रशिक्षण मनोविज्ञान, यह आपका अनुदेशन प्रारूप तकनीकी का प्रकार माना जाता है। प्रणाली उपागम, यह भी अनुदेशन प्रारूप तकनीकी का प्रकार माना जाता है। संप्रेषण मनोविज्ञान भी आपका अनुदेशन प्रारूप तकनीकी का प्रकार माना जाता है, लेकिन कठोर शिल्प उपागम जो है यह अनुदेशन प्रारूप तकनीकी का प्रकार नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे वह राइट हो जाता है। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज प्रारूप का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या है। प्रक्रिया है, विश्लेषण है, पाठ्यवस्तु है, या मूल्यांकन। प्रारूप का मुख्य केंद्र बिंदु आपका मूल्यांकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रारूप का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वह मूल्यांकन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप के प्रवर्तक कौन है। यानी कि जो प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप है उसके प्रवर्तक कौन है। इसके प्रवर्तक आपके ग्लेशर हैं, इसका नाम ग्लेशर है, इनका नाम, ठीक है, क्या नाम है? ग्लेशर नाम है, ग्लेशर लिखा हुआ है, ग्लेशर है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। इंटरनेट को सम्मिलित किया जाता है व्यवहार तकनीकी में, शिक्षण तकनीकी में, अनुदेशन तकनीकी में, या अनुदेशनात्मक प्रारूप में। इंटरनेट किस में इंक्लूड किया जाता है? इंटरनेट आपका अनुदेशन तकनीकी में आता है। किस में आता है? इंटरनेट जो है आपका वह अनुदेशन तकनीकी में शामिल किया जाता है। शिक्षण के प्रबंधन के किस पद में मूल्यांकन को सम्मिलित किया जाता है? शिक्षण नियोजन में या शिक्षण व्यवस्था में मूल्यांकन को इंक्लूड किया जाता है, शिक्षण नियंत्रण में, या फिर शिक्षण अग्रसरण में। 4 पॉइंट आपके सामने हैं, राइट इसमें आपका शिक्षण नियंत्रण हो जाएगा। यानी कि शिक्षण के प्रबंधन का जो शिक्षण नियंत्रण एक पद है उसमें मूल्यांकन को सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। समुचित शिक्षण नीतियों विधियों का चयन करना आता है। समुचित जितने भी शिक्षण नीतियां हैं, जितने भी विधियां हैं, उनका चयन
कब किया जाता है, किसमें, शिक्षण व्यवस्था में। जब आप टीचिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे आपको शिक्षण नीतियों की, शिक्षण विधियों की जरूरत पड़ती है। किस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि, कौन सा मेथड उचित है, कौन सी नीति आपको अपनानी है, वहाँ पे इसका चयन करना होता है, ना कि शिक्षण कंट्रोलिंग में, नियंत्रण में, बाकी सब ऑप्शन में। उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखना किस कार्य के अंतर्गत आता है? यह आपका शिक्षण नियोजन के अंतर्गत आता है। जब शिक्षण नियोजन का कार्य हो रहा होता है तब आप उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखते हैं, है ना, उसको अपने व्यवहार में लाते हैं। जो एजुकेशनल प्लानिंग होती है उसमें ये ध्यान रखना होता है कि जो भी प्लानिंग की जा रही है उसका उद्देश्य क्या है, जो भी शिक्षण का नियोजन है उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है। शैक्षिक तकनीकी में शिक्षण प्रक्रिया क्या है? जो हमारी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसमें जो टीचिंग प्रोसेस है वो बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, पाठ्यक्रम पर फोकस रहता है, या फिर अभिभावक पर फोकस रहता है। यानी कि जिस पर पूरा फोकस रहता है उसी को हम कहते हैं कि ये, मान लीजिए बालक पर पूरा फोकस है तो बाल केंद्रित हो गया। शिक्षक पर पूरा फोकस है, शिक्षक का ध्यान है तो उसको शिक्षक केंद्रित कहते हैं। तो इसमें जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो शैक्षिक तकनीकी है वह हमारी शिक्षक केंद्रित है। कैसी है? शिक्षक केंद्रित है। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। व्यवहार तकनीकी का प्रमुख लक्षण क्या है? प्रभावशाली शिक्षण, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, सूचना देना, या फिर इनमें से कोई नहीं। व्यवहार तकनीकी का प्रमुख लक्षण माना गया है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। क्या हो जाएगा? अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। ऑप्शन बी इज द राइट वन। कंप्यूटर का कौन सा भाग अदा प्रणाली है ना? देखिए, एक होता है इनपुट। क्या होता है? इनपुट। उसके बाद होता है प्रोसेस और फिर हमको मिलता है आउटपुट। ओके, अब इसमें पूछ रहा है कि अदा क्या है? प्रिंटर है, पीसीयू है, कीबोर्ड है, या फिर ग्राफिकल प्लॉटर है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? कीबोर्ड है आपका। क्या हो जाएगा? अदा क्या हो जाएगा? कीबोर्ड हो जाएगा। C1 इज द राइट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज अनुकरणीय प्रयोगशाला के रूप में कंप्यूटर का प्रयोग है। अनुकरणीय प्रयोगशाला के रूप में कंप्यूटर शिक्षण साधन के रूप में काम करता है, सहायक साधन के रूप में काम करता है, अधिगम साधन के रूप में, या फिर ये दोनों ही बातें ए और बी सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अनुकरणीय प्रयोगशाला के रूप में कंप्यूटर का प्रयोग अधिगम साधन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? अधिगम साधन के रूप में किया जाता है। कंप्यूटर के केंद्रीय कार्यवाही प्रणाली का मुख्य काम क्या है? जानकारी या आंकड़ों को कंप्यूटर में भेजना। क्या ये कंप्यूटर के केंद्रीय कार्यवाही प्रणाली का काम है? या अंकगणित एवं तार्किक प्रक्रिया को आंकड़ों पर प्रयुक्त करना, या फिर हार्ड कॉपी तैयार करना, या फिर स्क्रीन पर प्रदर्शित करना? क्या हो जाएगा? अंकगणित एवं तार्किक प्रक्रिया को आंकड़ों पर प्रयुक्त करना कंप्यूटर के केंद्रीय कार्यवाही प्रणाली का मुख्य कार्य है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे वह राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिक्षा कंप्यूटर का अर्थ होता है। क्या होता है? शिक्षा कंप्यूटर का अर्थ आपका परीक्षा में कंप्यूटर का उपयोग हो, अनुदेशन की प्रस्तुतिकरण में इसका यूज हो, शिक्षण कंप्यूटर का उपयोग हो, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाएगा। कंप्यूटर की शिक्षा का अर्थ क्या होता है? केवल हार्डवेयर का ज्ञान दे देना ही कंप्यूटर की शिक्षा है, या सॉफ्टवेयर का ज्ञान देना, या दोनों ही बातें सही हैं। देखिए, कंप्यूटर का ज्ञान का मतलब है कि आप हार्डवेयर का भी ज्ञान हो, सॉफ्टवेयर का भी ज्ञान हो। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वह राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 इज शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन और प्रोत्साहन है। यह स्टेटमेंट किसका है? ऐसा कहने वाले आपके अपने बर्टन हैं। कौन? आपके बर्टन। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। अच्छे शिक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? अच्छा शिक्षण यानी जो गुड टीचिंग है वो सुनियोजित होती है, पहले से फिक्स होती है, इंस्पायर करने वाली होती है, प्रजातांत्रिक होती है। ये सारी ही क्वालिटी, सारी ही कैरेक्टरिस्टिक्स एक गुड टीचिंग की हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें, जो अच्छा शिक्षण है, जो अच्छी टीचिंग है वो नियोजित होती है, प्रेरणादायक होती है, प्रजातांत्रिक होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाएगा। आश्रित चर किसे कहते हैं? आश्रित कौन रहता है? अध्यापक, छात्र, पाठ्यक्रम? कोई भी आश्रित चर नहीं है। आपको बताते चलें, जो छात्र है वह आश्रित चर कहलाता है। क्या? जो छात्र है वह आश्रित चर कहलाता है। नेक्स्ट वन इज स्मृति स्तर शिक्षण का निम्न में से
कौन सा उद्देश्य नहीं है? प्रत्यय का स्वामित्व करना, क्या ये स्मृति स्तर शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? या मानसिक प्रश्नों का प्रशिक्षण, तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करना, या सीखे हुए तथ्यों को याद रखना? तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रत्यय का स्वामित्व प्राप्त करना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, स्मृति स्तर शिक्षण प्रतिमान के जन्मदाता कौन है? स्मृति स्तर शिक्षण प्रतिमान के जो जन्मदाता हैं वह आपके हर्बर्ट हैं। कौन? हर्बर्ट जो हैं ये स्मृति स्तर शिक्षण प्रतिमान के जन्मदाता हैं। बोध स्तर शिक्षण के प्रवर्तक का नाम बताइए। तो बोध स्तर शिक्षण के प्रवर्तक का नाम क्या है? मॉरिसन। क्या है? मॉरिसन को बोध स्तर शिक्षण का प्रवर्तक माना जाता है। बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? बोध स्तर की जो शिक्षण व्यवस्था है उसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने? 5 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज स्मृति स्तर शिक्षण है विचारपूर्ण है, विचारहीन है, अधिक तर्कपूर्ण है, या फिर ये सारे ही ऑप्शन यहाँ पे सही है डियर फ्रेंड। आपको बताते चलें स्मृति स्तर शिक्षण जो है यह आपका विचारहीन है। कैसा है? विचारहीन। ऑप्शन बी इज द राइट वन। स्मृति स्तर शिक्षण की अनुशासन व्यवस्था कैसी है? सामान्य है, कठोर है, आत्मानुशासन है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? स्मृति स्तर शिक्षण की जो अनुशासन व्यवस्था है वह आपकी कठोर है। कैसी है? कठोर। ऑप्शन बी इज द राइट वन। बोध स्तर की युक्तियां हैं पठन पाठन, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, या फिर ये सभी राइट हो जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा बोध स्तर की जो युक्तियां हैं वह प्रश्नोत्तर युक्तियां हैं। क्या? प्रश्नोत्तर। ऑप्शन बी इज द राइट वन। नेक्स्ट वन इज प्रस्तावना के अंत में जब पाठ की प्रस्तावना प्रश्नों, चित्रों एवं उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है अधिकांश किस प्रविधि का प्रयोग करना पड़ता है? वर्णन प्रविधि। यानी कि प्रस्तावना के अंत में जब पाठ की जो प्रस्तावना है वो प्रश्नों, चित्रों या उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत की जाए तब किस प्रविधि का प्रयोग होता है? विवरण या कथन प्रविधि, कहानी या निरीक्षण। तो उस समय हम विवरण या कथन प्रविधि का प्रयोग करते हैं। विवरण या कथन प्रविधि का प्रयोग करते हैं। अच्छे उदाहरण दुरूह कथन को सजीव एवं सरल बना लेते हैं। यह कथन किसका है? देखिए दुरूह का मतलब होता है कठिन से कठिन टॉपिक को भी। मान लीजिए कोई भी टॉपिक है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, अगर हम उसको एग्जाम्पल दे करके आपको समझाते हैं तो बड़ी ही आसानी से बच्चे को याद भी हो जाता है, समझ आ जाता है, प्लस वो लॉन्ग टाइम तक उसको याद रख पाता है, अपनी मेमोरी में रख पाता है। तो जो एक अच्छा उदाहरण होता है वो कठिन से कठिन, यानी दुरूह का मतलब कठिन से कठिन स्टेटमेंट को भी बड़ा ही सजीव और आसान बना देता है। ये बात कहने वाले पिनसेंट हैं। कौन? पिनसेंट हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण नीतियों की विशेषता नहीं है? यानी कि शिक्षण नीतियों की क्या विशेषताएं होती हैं? शिक्षण नीतियां आपकी ये प्रशिक्षण कार्यों के लिए प्रतिमान की ओर संकेत करती हैं। कौन सी विशेषता नहीं है? ये तो है, ये प्रशिक्षण कार्यों के लिए प्रतिमान की ओर संकेत करती हैं। ये शिक्षक की कार्यनिष्ठा को भी बढ़ाने का काम करती हैं। इनके माध्यम से अध्यवसाय के प्रत्यय का मंदन होता है। नहीं, यही तो गलत है। ये शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति में भी सहायक होती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसमें सी है वह गलत है, यानी कि सही है। सही इसलिए है क्योंकि पूछा ही नहीं वाला है। ये शिक्षण नीतियों की विशेषता नहीं है। शिक्षण नीतियाँ एवं शिक्षण विधियाँ क्या हैं? एक दूसरे की पर्यायवाची हैं, एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, या फिर प्रकृति निर्धारित होती हैं। देखिए जो शिक्षण नीतियाँ और शिक्षण विधियाँ हैं यह आपकी एक दूसरे की पर्याय हैं, एक दूसरे की पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इज शिक्षण विधि कहते हैं, यानी कि टीचिंग मेथड किसको कहते हैं? शिक्षक प्रशिक्षण को, यानी कि टीचर ट्रेनिंग को शिक्षण विधि कहते हैं? जी नहीं, टीचर ट्रेनिंग को नहीं कहते। शिक्षण विधि किसको कहते हैं? पाठ्य पुस्तक निर्माण की विधि को, यानी कि पाठ्य पुस्तक को निर्माण करते समय जो विधि अपनाई जाती है वो? जी नहीं। पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण की शैली को, ठीक है, या फिर कोई भी नहीं। देखिए इसमें राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पाठ्य वस्तु यानी जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको बच्चों के सामने प्रेजेंट करने की जो आपकी स्किल है या जो आप तरीका अपना रहे हैं, जो स्टाइल आप अपना रहे हैं, जिसको शैली कहते हैं, वही आपकी शिक्षण विधि है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। शिक्षण युक्तियां हो सकती हैं शाब्दिक, अशाब्दिक, केवल भौतिक, शिक्षा आयोग द्वारा निर्मित, या फिर प्रयोजनहीन। यहाँ पे आपको बताते चलें शिक्षण युक्तियाँ आपकी शाब्दिक भी हो सकती हैं, अशाब्दिक भी हो सकती हैं। प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियाँ होती हैं
छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पुस्तक केंद्रित या फिर राजनीति केंद्रित। तो प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां जो हैं वह आपकी शिक्षक केंद्रित होती हैं। क्या? शिक्षक केंद्रित होती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन। शिक्षण की व्याख्या नीति आदर्श मानी जाती है माध्यमिक विद्यालय के लिए, सेना विद्यालय के लिए, आधार विद्यालय के लिए या फिर उच्च कक्षाओं के लिए। तो शिक्षण की व्याख्या नीति जो है वह आपकी उच्च कक्षाओं के लिए आदर्श मानी जाती है। भाई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पे व्याख्यान नीति चलती है जहां टीचर आए लेक्चर दे करके चले गए, है ना। आप छोटे बच्चों के लिए या माध्यमिक विद्यालय के लिए व्याख्या नीति यूज करेंगे तो उसमें बच्चा समझ नहीं पाएगा। इसलिए जो बड़ी क्लासेज होती हैं उनमें लेक्चर मेथड चलता है। कहते हैं ना कि हम बस एक ही लेक्चर अटेंड करके चले आए, वहाँ पे बोला जाता है लेक्चर, है ना, यानी कि व्याख्या नीति। निम्नलिखित में किसने अन्वेषण नीति का विकास किया था? अन्वेषण नीति का विकास करने वाले आपके अपने आर्मस्ट्रॉन्ग थे। कौन? आर्मस्ट्रॉन्ग थे। आर्मस्ट्रॉन्ग। किस शिक्षण नीति के जन्मदाता WH किलपैट्रिक हैं? ये तो जग जाहिर है, इनको सब जानते हैं। किलपैट्रिक यानी कि प्रोजेक्ट नीति, है ना। किलपैट्रिक यानी कि प्रोजेक्ट नीति। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया? किलपैट्रिक ने दिया, सबको पता है। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ निम्नलिखित में से कब हुआ था? तो भारत में रेडियो प्रसारण का जो प्रारंभ है वो आपका 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में हुआ था। भारत में रेडियो प्रसारण सेवा का सरकारीकरण कब हुआ? सरकारीकरण जो हुआ था वह 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। ऑप्शन जो ए है वह आपका राइट हो जाता है। भारत में रेडियो प्रसारण का नाम आकाशवाणी कब हुआ था? किस सन में हुआ था? 1947 में इसका नाम आकाशवाणी किया गया या 1967 में, 1957 में या फिर 77 में? चार ऑप्शन आपके सामने। राइट्स में क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1957। भारत में रेडियो प्रसारण का नाम आकाशवाणी 1957 में किया गया। भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्रित बना था मुंबई में। ये प्रथम दूरदर्शन केंद्र कब बना, कहाँ बना? मुंबई में, कोलकाता में, जयपुर में या फिर दिल्ली में? तो ये आपका कहाँ बना था? दिल्ली में। पर जो पहला दूरदर्शन केंद्र बना वो दिल्ली में बना। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट वन। स्लाइड प्रोजेक्टर एक यंत्र है जिससे ब्रेड की स्लाइडें बनाई जाती हैं या एक चित्र को कई स्थानों पर चलते हुए देखा जा सकता है। फिल्म स्लाइड पर अंकित चित्र को पर्दे पर देखा जा सकता है। कागज पर बने चित्र को पर्दे पर देखा जा सकता है। क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा, यानी फिल्म स्लाइड पर अंकित चित्र को पर्दे पर देखा जा सकता है। यही आपका स्लाइड प्रोजेक्टर है। स्लाइड प्रोजेक्टर के बल्ब का प्रकाश कैसा होता है? पीले रंग का, दूधिया रंग का, लाल रंग का या फिर नीले रंग का? तो स्लाइड प्रोजेक्टर के जो बल्ब होता है उसकी जो लाइट होती है वह आपका लाल रंग का होता है। किस रंग का? सॉरी वो आपको दूधिया रंग का होता है। किस रंग का? दूधिया रंग का। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार साधन कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है? टेलीविज़न है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है? तो सबसे अधिक इफेक्टिव कौन है? टेलीविज़न है, जिसमें हम जो सुन रहे हैं वही सामने देख भी पा रहे हैं, यानी कि टेलीविज़न हमारा श्रव्य दृश्य साधन है। टेलीविज़न कैसा साधन है? टेलीविज़न श्रव्य दृश्य साधन है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्लाइड प्रोजेक्टर का प्रमुख अवयव जो उसकी गुणवत्ता को निर्धारित करता है वह है आपका प्रक्षेपी लेंस। क्या हो जाएगा? प्रक्षेपी लेंस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार माध्यम है? स्लाइड एवं फिल्म स्ट्रिप्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर, टीवी या फिर टेप रिकॉर्डर? क्या है इसमें? टीवी। जनसंचार माध्यम है टीवी। टीवी क्या है? जनसंचार माध्यम है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के प्रमुख तत्व क्या हैं? सूचना और प्रशिक्षण, शिक्षण, अधिगम और संचार, सूचना और संचार या फिर संचार और तकनीकी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट क्या होगा? राइट्स में आपका सूचना और संचार हो जाएगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के प्रमुख तत्व तो सूचना और संचार ही हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 इज सूचना की वैधता और विश्वसनीयता किस पर निर्भर करती है? सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन कितनी वैध है, कितनी विश्वसनीय है, ये प्रकृति पर निर्भर करती है, अवधारणा पर, उपयोगिता पर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो ये उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। सूचना का तात्पर्य उस बहुउपयोगी जानकारी से है जो प्रत्येक व्यक्ति, विषय,
और स्थान विशेष के लिए सदैव प्रस्तुत रहती है। उपयुक्त परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा कार्टर की है। किसकी परिभाषा है? कार्टर की है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, संचार एक दूसरे से बीच सूचना प्रदान करने और समझने की प्रक्रिया है। उपयुक्त परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा आपकी कीथ डेविस की है। किसकी? कीथ डेविस की। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। और जैसा कि मैंने बताया कि जो भी नोट्स हमने आपको दिखाया भी, जैसे आपके पास अगर आपके पास कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट हो, कहने का मतलब ये है कि आपको टीचिंग सब्जेक्ट्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। जो आपके ये कंपलसरी सब्जेक्ट हैं पेपर 3 और 4, इसके साथ में जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव भी, वन लीनियर भी, सब कुछ। तो अगर आप जो है इंटरेस्टेड हैं एंड कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो फटाफट मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नोट्स आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन कहता है संचार यानी संप्रेषण क्या है? ये एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है, एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है, या फिर उपरोक्त सभी राइट हो जाएंगे। तो इसमें आपका जो संप्रेषण है वह उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्राचार के लिए संप्रेषण उपकरण कौन सा उपयोगी है? टेलीफोन या मोबाइल? परिवीक्षण उपकरण, स्पीकर, फैक्स सेवाएं, या फिर ये सभी? तो इसमें एक जो प्राचार्य हैं उसके लिए संप्रेषण उपकरण के माध्यम से सभी चीज़ें ठीक हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। एंड प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, उनको देखते रहिए, आगे और भी क्लासेस करवाई जाएंगी।